हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसानों की स्थिति में सुधार लाने को लेकर लाए गए केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ किसान इस अध्यादेश को वापस लेने को लेकर भाकियू के नेतृत्व में 10 सितंबर को महारैली की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष इस अध्यादेश को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ किसान इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ भाकियू के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में 10 सितंबर को महारैली कर विरोध जताने की तैयारी भी कर रहे हैं। उधर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि किसान इस बार पीछे नहीं हटेंगे और रैली होकर रहेगी। कि सरकार कोई किसी तरह की गलती ना करे, लोगों को आने दे, आराम से रैली करने दे, और अगर सरकार किसी तरह की सख्ताई बरतती है, गिरफ्तार करती है, नाके लगाती है, और उसके बाद अगर कहीं रोड जाम होता है, अगर कहीं कोई किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। वो हमें किसी तरह का बाद में उलाना ना दें। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर सरकार कहीं आपको रास्ते में रोके, आप वहीं पे रुक जाना, आपने वहीं पे मोर्चा लगा देना है, वहीं पे आपने वापस नहीं जाना है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों में इस अध्यादेश को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मंडियों में सरकारी खरीद पहले की तरह ज्यों की त्यों रहेगी, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनके ढोल की पोल जल्द ही खुल जाएगी। 3 अध्यादेश आए हैं सेंटर में, और वो अध्यादेश किसानों की डायरेक्ट मार्केटिंग को बढ़ावा देने और डायरेक्ट मार्केटिंग करने वालों को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। लेकिन इस पर लोगों ने इससे परे जाके एक विषय करना शुरू कर दिया कि इससे मंडी व्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, MSP पर फर्क पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि MSP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के कानूनों के तहत, व्यवस्था के तहत तय होता है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा है। MSP ज्यों का त्यों रहेगा, और सरकारी खरीद भी ज्यों की त्यों रहेगी मंडियों में। और इस पर कोई शंका जाहिर कर रहा है तो उसकी ढोल की पोल अभी खरीफ की हम खरीद करेंगे, एक एक दाने की, धान की खरीद होगी, बाजरे की खरीद होगी, उसकी ढोल की पोल खुल जाएगी। कृषि अध्यादेश 2020 प्रदेश के अन्नदाताओं की आर्थिक आजादी की शुरुआत है। पहले अपनी फसल को बेचने के लिए किसानों के पास सिर्फ एक ही पैटर्न था, उसकी फसल का दाम व्यापारी तय करता था। लेकिन इस अध्यादेश के बाद देश के किसान को आजादी है कि वो दाम खुद तय करे। किसान के लिए एक देश एक मार्केट के माध्यम से फसल को बेचने के बहुत सारे रास्ते मोदी सरकार ने खोल दिए हैं, लेकिन इस पर भ्रम फैलने की वजह से किसान परेशान हैं और इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देख ली है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ अंदाजा लग चुका है कि किसानों की परेशानी क्या है, किसानों की मांग क्या है, और इसी को लेकर के आने वाली 10 तारीख को
तैयार की जा रही है रणनीति और सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रखा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि किसानों के खिलाफ हो। और इन्हीं तमाम चीजों को समझ लेते हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रमणीक मान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमणीक जी, बहुत स्वागत है आपका। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है। और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता अतर सिंह संधू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संधू जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और किसानों की बात सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं अतर सिंह जी। ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया और इन 3 अध्यादेशों के जरिए बहुत घमासान हुआ। किसान एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। अध्यादेश किसानों के लिए लाया गया लेकिन इसमें किसानों की बातों को शामिल नहीं किया गया। सरकार यह कहती है कि किसानों की हर एक पहलू को छुआ गया है। जो अभी तक परेशानियां आ रही थी किसानों के सामने, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। मंडियों से जुड़ी हुई जो कुछ परेशानी थी वो इसके जरिए दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन किसानों का असल मायने में इस पर क्या कहना है? देखिए शुभेंदु जी, मैं अभी पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा भी हमने जो मंडियों में जो पहले जो एमएसपी के जो जैसे पहले खरीद होती थी फसल की, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन जो अध्यादेश इन्होंने तैयार किया है उसमें ऐसा कोई प्रावधान इन्हें नहीं डाला। हम ये कहते हैं सरकार ने जो सरकार कह रही है, जो उनके कृषि मंत्री जी कह रहे हैं, पूर्व कृषि मंत्री जी कह रहे हैं या बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, वो अध्यादेश के अंदर डाले चीजें तो किसान को क्लैरिटी हो जाएगी भाई किसान के साथ धोखा नहीं है। हम भी पूरे देश का किसान और हरियाणा का किसान पूरी उम्मीद लगाए बैठा सरकार से, बस ये बीजेपी की सरकार किसान हितैषी होगी और किसान का भला चाहेगी। क्योंकि सरकार ने वादा किया था 2022 तक हम आय दोगुनी करेंगे। हम भी पूर्ण उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अगर उस अध्यादेश को हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि किसान का भला होने वाला है। हम तो चाहते हैं सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार ने डिप्टी कमिश्नर लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी बिठा रखे हैं, वो एक सेमिनार करें किसानों के साथ मिलकर के, बताएं भैया ये सिचुएशन आपके साथ है। तो किसान विरोध करने वाला नहीं है। किसान के पास इतना समय नहीं होता सरकार का विरोध करे। और जो सरकार ने सोच लिया भैया किसान चाहता है हम प्रदर्शन करेंगे, तो किसान का अधिकार है प्रदर्शन करना। लेकिन सरकार उससे पहले उसको समझाए, उसको दबाए ना। सरकार उसको समझाए कि तुम्हारी ये मांगे थी, ये हमने कर दी पूरी। तो वो सरकार अब तक किसान को एक क्लैरिटी नहीं हुई है कि जो हमारी मांगे थी उनको सरकार स्वेच्छा से पूरा करना चाहती है, किसान का भला करना चाहती है। ठीक है, यानी कि अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है। अब जरा मैं जरा जवाब ले लेता हूं रमणीक जी। ये जो भ्रम की स्थिति है ये आखिर क्यों बनी हुई है? सरकार अगर ये कह रही है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद सौदा है, किसानों के फायदे के लिए ही ये 3 अध्यादेश हैं, तो ये भ्रम का जाल बन कैसे रहा है? कौन बुन रहा है? और ये भ्रम का जाल बुन रहा है। कुछ लोग व्यापारी हो चाहे राजनीतिक हो, वो किसान का टोला ओढ़ के किसान को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम सामान्य तौर पे मानते हैं और एक आम चर्चा बात होती है कि हमारे यहाँ पे आदमी को बकाना आसान है और समझाना मुश्किल है। तो समझाने का कठिन काम मैं करने का प्रयास पूरा करूंगा। एक बार पहले भी हम इस चैनल में बैठे, आपके चैनल में पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई जी। पहली चीज तो ये कि जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि हमने जो एपीएमसी एक्ट है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं, उसको कहीं टच नहीं किया एपीएमसी एक्ट को। यानी कि मंडियों के अंदर जो एमएसपी के ऊपर खरीद का काम है, वो जो प्रक्रिया है वो बादस्तूर जारी रहेगी, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक प्रश्न पूछा जो आपके समक्ष किसान नेता हमारे साथ मौजूद है कि ऐसा क्या था जो आपने कर दिया पूरा और जिसको लेके हमारे को विरोध नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों की सबसे पुरानी और सबसे जिसे कहते हैं ना लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, वो ये थी कि हमारे को अपनी फसल का भाव निर्धारित करने की स्वतंत्रता हो और हमको अपनी मर्जी के स्थान पर अपनी मर्जी की मंडी में जाके उसको बेचने का या अपनी मर्जी की जगह पे या अपनी मर्जी की कंपनी को बेचने का अधिकार मिले। तो वो अधिकार इन अध्यादेशों के माध्यम से किसान को उस चीज की स्वतंत्रता मिलती है। और ना केवल ये, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वाली फार्मिंग हो, चाहे अपनी मर्जी से रेट निर्धारित करने की बात हो। हम अक्सर देखते थे शुभेंदु जी के कई बार ये होता था कि अगर इस सीजन में टमाटर बढ़िया दिखा, अच्छा रेट मिला, तो अगले सीजन में हमारे सारे भाई जो है वो टमाटर बीजने लग जाते हैं और टमाटर पिट जाता था। तो उसके लिए भावांतर भरपाई योजना भी सरकार लेके आई। सरकार ने हर मुमकिन प्रयास किया
और मैं ये समझता हूँ नहीं, इसमें रमनीत जी, इसमें एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा सब कुछ ठीक सरकार ने किया तो किसान आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कहा ना जी, कुछ लोग, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो लोग किसानों, चाहे वो व्यापारी हो, किसानों का चोला ओढ़ के वो भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और सच्चाई तो ये भी है कि अभी ये अपनी धान की जो है खरीद आ जाएगी, एक एक दाना जब मंडी में छूट जाएगा, उसके बाद ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इनकी ये मिथ्या भी टूट जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जरा एक एक करके जवाब दे दीजिए। रमनीक जी, मैं एक बात आपसे मान साहब एक कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं किसान को बकाया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। हम तो कहते हैं सरकार बका दे ना उनको। ना, मैंने किसान नहीं कहा। आपने मेरा सुनो, चलो किसी को बकाने की बात आप कर रहे हो तो किसान को बका दो। ऐसे नहीं, अतर भी ऐसे नहीं। देखिए, आप जबरदस्ती मेरे मुंह में यदि शब्द डालने का प्रयास करेंगे, मैं अपना पक्ष तो रखूंगा ना, अपनी बात को कहूंगा। मैंने कहा कि हम सामान्यतः ये मानते हैं कि हमारे देश में समझाना मुश्किल है और भगाना, ठीक है, और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जरा इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं जरा। और भी मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है रमनीक जी, मैं आता हूँ वापस आपके पास। ठीक है सर, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रमेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश मावल जी, बहुत स्वागत है रमेश जी आपका कार्यक्रम में, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं एक एक करके सभी मेहमानों से रिएक्शन लूंगा। अतर सिंह जी, आपको क्या लगता है? ये अतर सिंह जी, मैं इसमें एक चीज यहां पर ये भी जानना चाह रहा था कि सरकार जब बार बार ये कह रही है कि हमने किसानों के लिए ही ये सब कुछ किया है, और वो बता भी रहे हैं कि ये सिर्फ भ्रम का जाल है, तो भ्रम में क्यों फंस रहे हैं? मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन जरा एक रिएक्शन मैं एक एक करके सभी मेहमानों से ले लेता हूं। सुखबीर जी, आपको इसमें क्या नजर आता है? शुभेंदु जी, केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है। सर्वप्रथम कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020। इसका सीधा सीधा जो इसके अंदर लिखा हुआ है, कहीं एमएसपी का उल्लेख नहीं है। अगर एमएसपी का उल्लेख होता तो जिस प्रकार से आज किसान आंदोलनरत है वो काम नहीं होता। दूसरा, केंद्रीय कृषि अध्यादेश 2020, जिसमें इन्होंने क्लस्टर और क्लब फार्मिंग की बात करी है। इसका इफेक्ट ये आएगा कि किसान जो क्लस्टर फार्मिंग का जो अनेक देशों ने अपनाया और छोड़ दिया, सामान्य किसान अपनी ही जमीन में कॉरपोरेट का मजदूर बन जाएगा, जिसका प्रभाव जो आएगा। तीसरा, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया है, उसमें ये इनका कहना ये है, सरकार का ऑर्डिनेंस में ये कहना है कि किसान कहीं भी अपनी उपज बेच सकेगा। क्या इससे पहले किसान को दूसरे प्रदेश में या अपने प्रदेश में कहीं अपनी उपज ले जाने के लिए मनाही थी? बिल्कुल नहीं थी। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जब इंडियन नेशनल लोकदल का सेवा काल था, उस वक्त आपके उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का बाजरा हरियाणा प्रदेश की मंडियों में आके बिका था। क्या जब इस प्रकार के पहले कोई प्रतिबंध था ही नहीं, तो ये आंख में धूल झोंकने वाली बात है। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को पोषित करने वाला इशू है। ये अलग अलग कॉरपोरेट के हाथ में किसानों की लगाम देना चाहते हैं, और निसंदेह ये तीनों के तीनों जो अध्यादेश हैं, ये किसान के लिए डेथ वारंट के समान है। अगर इस तरह की बात नहीं होती तो निसंदेह आज किसान उतना आंदोलनरत नहीं रहता। या अगर इनका ये कहना है कि ठीक है तो किसानों को जाके समझाएं, हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं। जब आपके पास जो रिकॉर्ड में जो बातें हैं, उन बातों को किसानों को जाके बताओ। यहां बताया कि क्या फायदा है, क्यों किसान आंदोलनरत है? ठीक है रमेश जी, ये बरगला कौन रहा है? किसानों को आखिर ये बहका कौन रहा है, और कौन ये भ्रम का जाल बुन रहा है? ये 3 अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। ये अध्यादेश हैं जो किसानों के हितैषी नहीं है। ये एक अनएम्प्लॉयमेंट है जो मार्केट कमेटी है उसको फिनिश कर रहे हैं। जो मजदूर है ये एक बेरोजगारी बढ़ाने वाला। आप सबसे पहले देखिए कि इस एक्ट में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम मूल्य है, उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। और ये इस मंडी एक्ट को सिर्फ मंडी तक ही सीमित करना चाहते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी, मजदूरों का शोषण होएगा। नहीं रमेश जी, इस बारे में तो सरकार के कई मंत्री सामने आकर के कह रहे हैं कि एमएसपी के साथ किसी रूप में छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। मैं सुखबीर जी आता हूं आपके पास। अभी नहीं कह रहे हैं जी, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। दूसरा, इसमें कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसान और व्यापारी के बीच किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है
तो वो एसडीएम के पास जाएगा, फिर डीसी के पास जाएगा, तो न्यायालय में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो एक किसान के साथ यदि बेइंसाफी होती है, औने पौने दाम में उसकी फसल खरीदी जाती है, तो वो पहले एसडीएम के चक्कर लगाएगा, फिर डीसी के पास जाएगा, और न्यायालय में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा इसमें एक एसेंशियल एक्ट था उसके 1955। ठीक है, मैं जरा एक एक करके और रिएक्शन ले लेता हूं। अमित जी, ये किस रूप में आप देख रहे हैं, और ये जो 3 अध्यादेश को लेकर के अब जो बवाल चल रहा है, भ्रम का जाल बुना जा रहा है या सरकार अपनी बात किसानों तक पहुंचा नहीं पा रही है, क्या नजर आता है? देखिए शुभेंदु, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमने कोरोना काल देखा और उसमें देश की इकोनॉमी को भी देखा, तो ये बात स्पष्ट रूप से उभर के आई कि सभी क्षेत्र पिछड़े हैं, नेगेटिव में ग्रोथ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर ही सेक्टर ऐसा बचा जिसमें बढ़त दिखाई दी, यानी जो नेगेटिव नहीं रहा। तो आज भी कृषि को ये मान के चलिए कि भारत में ये रीढ़ है भारत की, और आगे भी रहेगा, और संकट के समय तो ये और ज्यादा इसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो सेक्टर देश की जीवन रेखा है, तो उसको बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा। उसमें सत्ताधारी दल लगा लीजिए, विपक्षी पार्टियां, किसान यूनियन और सहकारी समितियां, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके किसान की समस्याओं का हल होगा। देखिए, जो ये 3 ऑर्डिनेंस आए हैं, इसमें 3 शब्द हैं जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपका थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, लेकिन इस पे खुल के बात करेंगे आज। हाँ। तो ये 3 शब्द हैं, लिबरेट, एलिमिनेट और एम्पावर। तो पहला शब्द है लिबरेट। भाई, इसमें सरकार की मंशा ये है कि जो किसान है उसको लिबर्टी दो, लिबरेट करो उसको, और वो लिबर्टी किससे? मार्केट कमेटियों से, जो सरकारी जो नियंत्रण है उससे उसको छुटकारा दो। देखिए, इसमें यही बात है, दुधारी तलवार है ये। अगर मार्केट कमेटियों में भ्रष्टाचार है, ब्यूरोक्रेसी है, भाई भतीजावाद है, इलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे इशू हैं, तो उसके कुछ फायदे भी हैं। भाई, छोटे जो किसान हैं उनको कुछ फायदा है। इसमें एक बीच में चीज आ जाती है, अभी कई साथियों ने जिक्र किया कि स्टॉक अमाउंट लिमिट, कि एक जो सीमा होती है उससे ज्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कालाबाजारी होती है और काफी सारी चीजें होती है। उदाहरण हमारे सामने है, पिछले साल 4 महीने में जो प्याज का दाम था वो 300% बढ़ गया था, यानी 3 गुना हो गया था अचानक। तो इस तरह की चीजें जो आम आदमी पे जिसका असर पड़ता है, कई बार क्या होता है कि किसान मर जाता है, कई बार आम आदमी पे चोट पड़ती है, तो दोनों के हित हमें देखने होंगे। अच्छा, इसमें ये है कि ये स्टॉक चेक कौन करेगा? तो स्टॉक जो चेक करने की जो पावर दी गई है, एडीओ को दी गई है, जो हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हरियाणा जो एक कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यहाँ पे बहुत महत्व दिया जाता है। 60% पद खाली है एडीओ के, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी? बाकी देश की तो आप भूल जाइए, हरियाणा की बात कह रहे हैं, वो 60% एडीओ के पद खाली है, तो ये लिमिट कैसे चेक होगी? पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे कि हम मार्केट कमेटियों को जो है ना, इनको खत्म करेंगे धीरे धीरे। तो इसका एक मॉडल मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ कि बिहार में 2006 में मार्केट कमेटियों को अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये था कि इससे जो एमएसपी है वो अपने हिसाब से तय कर सकेंगे। लेकिन क्या है कि बिहार में अब भी बदहाल है किसान। 2006 के बाद उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसके जरिए अगर हम ये बताएं, ये उदाहरण दे कि अगर वहां पर ऐसा कुछ किया गया तो वहां तरक्की हुई हो, वहां पर किसानों को फायदा मिला हो। ठीक है जी, मैं जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है, जरा जवाब लेता हूं, बहुत सारे सवाल हो गए हैं। हाँ जी सुखबीर जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए हैं कि अगर ये इन अध्यादेशों के प्रति इतना इनका सकारात्मक रवैया था, तो जो विधानसभा का सत्र अभी आया, जो 3 दिन का किया गया था, और चर्चा से बचने के लिए 3 दिन को 3 घंटे में इन्होंने परिवर्तित कर दिया, इस अध्यादेश के प्रति जो चर्चा विधानसभा सत्र में होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं करवाई गई? ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। रमनीक जी, क्या कहेंगे इस पर?
जी मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि जी। अपने साथ दो साथी हैं, एक तो जो वरिष्ठ पत्रकार है और दूसरे जो हमारे साथ रमेश जी हैं, इनकी बात कोई भी सुन नहीं पाया और मैं बार बार आपको कह भी रहा था और इशारा भी कर रहा था, मुझे ऑडियो नहीं आ रहा। बहरहाल सुखबीर जी की बात, उनका ऑडियो मेरे पास आया, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, उनका मैं जवाब देता हूँ। पहला मुद्दा उन्होंने उठाया कि एमएसपी का कोई मेंशन नहीं है इसके अंदर, और एमएसपी का मेंशन ना होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि एपीएमसी एक्ट को ना तो रिपील किया गया है, ना उसके अंदर कोई अमेंडमेंट लाई गई है। ये जो दो ऑर्डिनेंसेज है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइसेस एश्योरेंस इन फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, दूसरा द फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इन दो ऑर्डिनेंसेस के अंदर यदि आपको किसी बिंदु के ऊपर आपत्ति है, या अगर आप, मैं समझता हूं क्योंकि आप एक कृषि प्रधान प्रदेश के एक क्षेत्रीय दल के आप प्रवक्ता है, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया होगा, रट लिया होगा। आप मुझे वो बिंदु बताइए जिसके अंदर आपको आपत्ति है और किस प्रकार की उसके अंदर आप संशोधन अपेक्षा करते हैं, ये आप बताइए सकारात्मक चर्चा करने के लिए। केवल ये मत कहिए कि ये नहीं है वो नहीं है। उसका तो कारण साफ ये है कि शुभेंदु भाई, जब एपीएमसी एक्ट गारंटी करता है मिनिमम प्राइसेस को, एमएसपी को, और उसको टेस्ट नहीं किया, रिपील नहीं किया गया, तो उसका ऑर्डिनेंसेस के अंदर मेंशन होने का तो पहली बात कोई औचित्य बनता नहीं। अगर आप उसमें मेंशन कर देंगे तो क्या आफत आ जाएगी? आप मेंशन करवा दीजिए, समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, आप इस देश के किसानों के लिए उनकी मांग आप करवा दीजिए मेंशन, उसमें क्या दिक्कत है? अमेंडमेंट करा दीजिए। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, ठीक है। शुभेंदु जी इनको जरा कंट्रोल कीजिए। नहीं ठीक है, नहीं कंट्रोल की बात नहीं है, माइंड योर लैंग्वेज। क्या मतलब? नहीं एक मिनट, ठीक है। इस बहुत सार्थक चर्चा करनी है, बहुत सार्थक चर्चा करनी है। नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं ठीक है, एक एक करके बहुत सार्थक चर्चा करनी है। जो सवाल है उनके जवाब भी लेने हैं। ठीक है रमनीक जी, जवाब। सुखबीर तंवर जी, आई एम माइंडिंग माई लैंग्वेज, यू प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। ठीक है रमनीक जी, रमनीक के चयन का ख्याल रखिए, आप शब्दों के चयन का ख्याल रखिए। और जो ठीक है सर, ठीक है, समय को जाहिर नहीं करते, समय को जाहिर नहीं करते। ठीक है, जरा आगे बढ़ते जरा, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं जरा सार्थक चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट अतर सिंह जी को भी शामिल कर लेते हैं, किसान नेता है, जरा उनको रमनीक जी मैं जरा एक एक करके पॉइंट ले लेते हैं। शुभेंदु जी, ऐसे तो अतर सिंह जी बोलने लगेंगे, मैं उसके बीच में बोल पड़ूंगा। नहीं, मैं इसीलिए मैं डिस्प्यूट नहीं चाहता किसी भी तरीके से। सुखबीर जी का मैं बातों का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके। अतर सिंह जी एक मिनट जरा एक पहले जवाब ले लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपके पास ही आता हूँ। रमनीक जी जवाब। दूसरा इन्होंने कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर संशोधन, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर संशोधन इसलिए किया गया कि पहले एक लिमिट थी, एक सीमा तक आप कोई भी जो आपका प्रोड्यूस है उसको आप स्टोर कर सकते थे, स्टॉक कर सकते थे। उस सीमा को बढ़ाया गया है और उसके अंदर जो मानदंड स्थापित किए गए वो ये है कि यदि युद्ध की स्थिति हो या कोई और अकाल की स्थिति हो, उस वक्त आप उस सीमा से अधिक उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। उसका ब्यौरा और उसका विवरण दिया गया है। तीसरा आपने कहा कि आप ऐसा बताइए कि कब स्टॉपिंग थी, कब ऐसा मना किया गया कि आप अपने प्रोड्यूस को अपने स्टेट से बाहर नहीं बेच सकते। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी लेटेस्ट, अभी पीछे आलू की फसल थी और बंगाल के अंदर आलू का अच्छा क्रॉप हुआ था और बंगाल के अंदर आलू का भाव पिटा हुआ था और बिल्कुल नेबरिंग उड़ीसा के अंदर आलू का रेट 10 रुपए से ऊपर था किलो का और बंगाल में 50 पैसे से नीचे था। तब बंगाल की सरकार ने रोक लगाई थी किसानों के ऊपर कि वो बंगाल से बाहर अपना आलू नहीं बेच सकते। तो इस प्रकार की कोई स्थिति यदि किसी प्रदेश के अंदर उत्पन्न होती है तो ये जो अध्यादेश है वो किसान को आजादी देते हैं। कोई प्रदेश सरकार ऐसा कोई ऑर्डिनेंस या कोई ऐसा रूल या कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा आदेश जारी करके किसान को बाहर बेचने से रोक नहीं सकती। तीसरा इन्होंने कहा कि पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट को इन्होंने लाभ देने के लिए, तो मैं समझता हूं कि अगर आप इस बात को सिद्ध कर दें किसी भी तरीके से तो भाई आप जो सजा कहेंगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ये किसान को आजादी देने भर मात्रे के लिए है। इन्होंने कहा किसान का डेथ वारंट है। देखिए, आप भाषणबाजी ना कीजिए, आप सिद्ध कीजिए कि किस प्रकार का डेथ वारंट है। और आखिर में इन्होंने कहा कि किसान को समझाने का काम निरंतर, चाहे वो हमारे माध्यम से विभिन्न जिलों के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम हो, चाहे वो संपर्क स्थापित करके किसान जो हमारा मोर्चा है उसके माध्यम से हमने काम किया हो, चाहे डिस्कशन करने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर के ऊपर, सरकार हर स्तर के ऊपर इस पर बात करेगी। अब आपने कहा, एक आपने आखिर में कहा कि विधानसभा के अंदर इसकी चर्चा की। देखिए, ये जो एक बिजनेस एस्टैब्लिश होता है, जब भी बिजनेस होता है, जो भी विधानसभा का बिजनेस होता है, उसके अंदर अगर आपकी पार्टी के एकमात्र विधायक ने इसको बिजनेस में लिस्ट करवाया होता तो निश्चित रूप से इसके ऊपर चर्चा होती। हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था, 1 नंबर पे एडमिट है वो, मेरे पास रिकॉर्ड है उस बात का। कहिए तो दिखा दूं आपको, कहिए तो दिखा दूं। इंडियन नेशनल लोकदल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और 1 नंबर पे है और वो प्रस्ताव अभी भी मेरे पास है।
आप बरगलाए नहीं, आप मेरे को पता क्या प्रस्ताव दिया आपने, फूल जुलूल और बेफजूल की बात करके बरगलाए ना। यू माइंड योर लैंग्वेज, जो हम यू माइंड योर लैंग्वेज सुखबीर नहीं, तंवर देखिए। तथ्यों के आधार व्हाट पर डू यू बात मीन कर रहा हूं। रूल फजूल, नहीं, व्हाट डू यू मीन रूल नहीं, फजूल? नहीं, आपको बात करने की मर्यादा आपको है नहीं, पॉइंट सिर्फ आपको तथ्यों के बात आधार करने का पता नहीं है, आप बोल रहे रूल फजूल, व्हाट डू यू मीन रूल नहीं, तो फजूल? बाकी चीजें छोड़ दीजिए, व्हाट बाकी डू यू चीजें मीन छोड़ रूल दीजिए, फजूल? सिर्फ पॉइंट रेज कह कीजिए। रहे हैं देखिए, मैं सार्थक चर्चा कर रहा हूँ और वो आप एडमिट वाहियात है। की बात ठीक है, कर रहे उसके हैं। दिखा देता हूं ठीक है, आपको। ठीक है, अदर सिंह जी, अदर सिंह जी, ठीक है, अदर सिंह जी, दो तीन चीजें शुभेंदु जी बीच में रख रहा हूँ। हाँ। देखिए, इसमें एक पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। नहीं, ठीक है सर, देखिए डिस्कशन को सार्थक बनाना है। देखिए किसानों के विषय की बात है। प्रकार से पूंजीपतियों सुखबीर जी, को कोशिश करने वाले सुखबीर जी, सुखबीर जी, किसानों के साथ धोखा करने के लिए रमणीक जी, ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट संसद का भी इस बात का पूरा विरोध देखिए, बहुत करेंगे। सार्थक चर्चा चल रही है, इसको खराब ना करें दोनों प्लीज। अध्यादेश, ठीक है सुखबीर जी, ये एक रहे मिनट। दोनों अध्यादेश सुखबीर तंवर जी, आप मुझे बिंदु बताइए कौन हाँ, से वही बिंदु पॉइंट पे- वाइज, ठीक है, ठीक है, पॉइंट अदर बताओ। सिंह जी, आप अदर कलेक्टर सिंह जी, फार्मिंग का सुखबीर बता दीजिए क्या तंवर बात सुखबीर तंवर जी, है। सुखबीर तंवर जी, एक एक करके प्लीज। ऐसे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो शुभेंदु जी, अदर सिंह जी, तीन चीजें इसमें और रखने योग्य हैं। मेरे मित्र रमणीक तंवर जी बात ध्यान से सुने। इसमें एक पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई बात नहीं भाई साहब, चलता ठीक है। है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो पॉइंट है उसमें क्या कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करी किसानों के साथ, उसमें दो चीजें लिखी। तो जो कंपनी है ना, ड्राफ्ट उनका तैयार है। कंपनी लोन ले सकती है किसान की फसल का ऊपर, लोन ले सकती है जमीन के ऊपर, ठीक है। किसान लोन नहीं ले सकता, इसमें ड्राफ्ट में लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, उसमें जो कंपनी है ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है जब मर्जी किसान के साथ, किसान कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकता। दूसरे मेरे मित्र अमित नायरा जी ने बिल्कुल सही कहा था कि एक अर्थशास्त्री है, उनको नॉलेज है। उन्होंने कहा था बिहार में जो मार्केट कमेटी है 2006 में खत्म कर दी, उसके बाद वहां फसलों के एमएसपी रेट ही नहीं है। वहां जो कपास और मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार राज्य है, वहां अगर 1800 रेट है कपास का, तो वो 500 रुपए में बेचने में मजबूर है वो किसान। इसलिए वहां का जो किसान है, 2-3 एकड़ का किसान है, हरियाणा में आकर के मजदूरी करता है, वो एक उनको हमसे उनसे किसानों से पूछा, वो कहते हैं भाई साहब हम तो सिर्फ खाने के लिए फसल बोते हैं, हमने पता एमएसपी रेट फिक्स नहीं, इसलिए हम आके हम मजदूरी करते हैं। मेरा यही कहना है, जो इस अध्यादेश जब लागू होगा, हरियाणा का युवा मजदूरी करेगा, चाहे वो कंपनी के अंदर करे चाहे दूसरे प्रदेशों में जाकर करे। सरकार ऐसे अध्यादेश लेकर के आए। अब मैं अमेरिका का आपको उदाहरण दे देता हूं। अमेरिका में 2% किसान है, वहां जो सब्सिडी मिलती है ना किसानों को, 810 करोड़ मिलियन डॉलर एक साल में मिलता है। क्या भारत देश में सरकार देती है कितनी सब्सिडी? मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार को वेयर हाउस बनाने चाहिए किसानों के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने चाहिए, ताकि किसान अपनी फसल जो हुई है, जो महंगे रेट में जब आलू बिकेगा या प्याज बेचे, वेयर हाउस में रखवाए, उसमें सब्सिडी दे किसानों को। भाई हमने वेयर हाउस बना दिए, कोल्ड स्टोर बना दिए, इसमें किसान अपने प्याज रखे, अपनी सब्जियां रखे, अपनी फसल रखे, और जब महंगे रेट बिके जब बेचे तो किसान को निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए, सरकार इसमें सरकार उनकी हेल्प करे, ना कि ये जो 3 अध्यादेश हैं इनमें पूरी तरह से किसान को नुकसान होगा। हम कोई सरकार विरोधी नहीं है, रमणीक जी हमारी बात को समझे। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। हम भी चाहते हैं, सरकार से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, सरकार हमारी बात को समझे और जो हम लोग मांग रहे हैं तो हमारे को क्लैरिफाई कर दे, या जो हमारी मांगे हैं उनको सिस्टमेटिक हमारे को समझाए। ठीक है। हमारे साथ अमित नेहरा जी और रमेश बामल जी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा हम इस बात को भी समझेंगे कि अध्यादेश पर जब अफवाहों का बाजार गर्म है, तो आखिर कैसे इन अफवाहों को खत्म किया जाएगा? क्या सरकार की बात किसानों तक पहुंचेगी और आने वाली 10 तारीख को जो सड़कों पर उतर करके किसान जिस रूप में अपनी बातों को रखना चाहते हैं, क्या उसको लेकर पहले ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और रमेश बावल जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रमेश जी, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान के हित के लिए है, लेकिन यहां आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि बिहार में अगर एक ऐसा ही इंप्लीमेंट किया गया इसी रूप में, तो वहां के किसान भी परेशान हैं। तो ये एक उदाहरण है, तो अगर वहां पर वो चीज सक्सेस नहीं हो पाई तो ऐसा तो नहीं कि एक घाटे का सौदा हो जाएगा? आप ब्रदर मेरे को एक तो पहले थोड़ा सा टाइम देना एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक किसान का बेटा भी हूं और मैं एक एडवोकेट हूं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत करता हूं और मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूं। तो मैंने इसको सारे एंगल से देखा है। जो ये 3 अध्यादेश जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, एक टेक्निकल फॉल्ट कुछ आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए पीसीआर टीम। रमेश जी बताइए।
रमेश हाँ जी जी। बताइए। तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी है ये हमेशा किसान और मजदूर विरोधी रही है, और जो ये अध्यादेश लेके आई है ये तीनों, मैं आपको सिर्फ एक किसान के लिए नहीं, ये किसान के लिए भी घातक है, जन साधारण के लिए भी घातक है, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी होएगा। मैंने आपको पहले वर्ड में यही बोला था कि एक तो इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो न्यूनतम मिल रहा है, इसमें फिक्स नहीं किया गया। तो इसका कारण ये है कि एक तो जो व्यापारियों को अधिकार दिए गए हैं कि वो खेत में खरीदेंगे किसान की फसल, तो उससे एक तो जो मंडी है, जो मंडी का पर्पज है वो बिल्कुल खत्म हो गया, और वो मंडी सिर्फ एक मंडी तक ही सीमित रहेगी। वहां मजदूर काम करते थे, मजदूरों का हक छीना जाएगा, जो आड़ती थे वो बर्बाद हो गए हैं। तो उससे क्या होंगे कि जो व्यापारी हैं वो अपनी मर्जी से किसानों की फसल खरीदेंगे। दूसरी बात, दूसरा इन्होंने एक इसमें एक जो एसेंशियल एक्ट था 1955 का, इसमें एक अधिकतम सीमा थी, इसमें वो सीमा नहीं है। तो इसमें अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं अपनी मनमर्जी से सारी की सारी फसलें खरीद लेंगे और फिर अपनी मर्जी से उसको बेचेंगे। आप ये साबित तो कीजिए, आप बताइए ना कैसे उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। मैं बताता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि आप साबित तो कीजिए, आप बताइए किसी भी रूप में कि कैसे फायदा पहुंचेगा। मैं ब्रदर, आप मेरी बात, हाँ, आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरे को बोलने दीजिए। आपने मेरे को टाइम दिया है, आप मेरी बात तो सुने पहले पूरी। सर आप बोलिए तो सही, आप मेरी बात सुनिए पहले। तो तीसरा अध्यादेश ये लेके आए हैं कि व्यापारी के साथ किसान का कॉन्ट्रैक्ट होएगा। यदि मान लिया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन्होंने, मेरी फसल का कर लिया इन्हें 100 क्विंटल का, यदि रेट बढ़ जाते हैं और मेरी फसल हो जाती है 150 क्विंटल, तो मेरी ये 50 क्विंटल नहीं खरीदेंगे, मैं कहां लेके जाऊंगा। और यदि मेरी फसल खराब हो जाती है और देश में नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है और फसल कम होती है और भाव बढ़ जाते हैं, तो व्यापारी मेरे गल में गुठा दे के मेरे से खरीद के ले जाएगा। तो जो सारी मनमानी है, मेरे को ये बताएं कि ये किसान हितैषी कैसे है, जन साधारण के लिए हितैषी कैसे है, और इससे ये बेरोजगारी पैदा करेगा कि नहीं करेगा। चलिए अब ठीक जो है, रमणीक जी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जवाब ले लेते हैं झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि किसानों, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारे सवाल कर लिए सर। अभी रमणीक जी ने बोला, हाँ सर मेरा यही है जी कि रमणीक जी ने बोला, रमणीक जी ने अभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोला कि लोग जो पॉलिटिशियन है किसानों को बहकाते हैं। क्या हम किसानों को बहकाते? फिर इन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पब्लिक सुन रही थी, उसके बाद भी झूठ बोलते हैं। तो क्या ऐसे प्रवक्ता हैं? क्या भाजपा के ऐसे लीडर हैं? नहीं ठीक है, वो चीज अलग है। जरा जवाब ले लेते हैं रमणीक जी। तो इसलिए मेरा ये रमेश कहना जी, है, ठीक है, आपने सवाल कर लिया सर, अब आप जवाब तो सुन लीजिए, जवाब ले लेते हैं जरा। रमणीक जी, रमेश जी का सवाल ये है कि अगर फसल ज्यादा होती है तो फिर क्या करेगा किसान? कहां जाएगा वो अपनी फसल लेकर के? अगर उसकी फसल की पैदावार कम होती है तो उसके लिए मुसीबत, क्योंकि जिस भी व्यापारी से या जिस भी कंपनी से वो अपना साठगांठ करता है वो तो उसके ऊपर प्रेशराइज करेगा कि उसको तो उतनी मात्रा में चाहिए, तो फिर क्या करेगा किसान? देखिए मैं आपको बड़ा दिलचस्प बताता हूँ। अभी मेरे को पता नहीं कि ये रमेश बामन जी जो है ये इस प्रकार की बात कर रहे थे, कह रहे थे इन्होंने झूठ बोला। भाई मैंने तो केवल इतना कहा कि कुछ लोग जो किसान की आड़ में अपनी राजनीति अपने व्यापार को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि किसान ऐसा कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ लोग जो किसानों की क्या कर रहे हो? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। व्हाट यू आर डूइंग? आपने कहा कि अगर फसल, देखिए इस नहीं, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी राजनीति चमका रहे हो। रेट है नहीं रमेश जी, जरा सुन तो लीजिए। अब आपने सवाल कर लिया, अब जरा जवाब सुन लीजिए। जब आप एट द टाइम ऑफ सोइंग यानी कि बिजाई के समय पे आपका रेट तय हो जाएगा कि इस रेट को आपने अपना माल बेचना है या आपका प्रोड्यूस इस रेट को बिकेगा। अब वो आपका प्रोड्यूस कम होता है या ज्यादा होता है, वो विषय बिल्कुल अलग है। उस विषय के अंदर किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस प्रावधान के अंदर, इस अध्यादेश के माध्यम से किसान को अव्वल तो 1 दिन में, अन्यथा 3 दिन के अंदर, अगर शनिवार एतवार आ जाता है तो 3 दिन के अंदर अंदर उसकी जो फसल है उसके पैसे, उसकी अदायगी ये सुनिश्चित करता है। कोई भी यदि इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाता है तो वो उसको अदायगी सुनिश्चित करता है। और दूसरा ने कहा कि अगर फसल कम होती है या बर्बाद हो जाती है, बर्बादी के लिए तो फसल बीमा योजना है ही है, उसके माध्यम से भी आपको आपके बीमा का लाभ मिलता है। परंतु ये आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर आप एक्सपर्शन क्रिएट करें। देखिए अभी पहली परचेज जो है शुभेंदु जी, वो अभी धान की फसल की होनी है। और जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा भी
कि ये जब एक एक दाना मंडी से उठ जाएगा तो ये जितना बवाल मचा रही है इनका सब भागाफोड़ तो वहीं हो जाएगा। और जो तथाकथित किसान नेता भी हैं तो वो उनके मैंने एफिडेविट देखे हैं, जब उन्होंने चुनाव लड़े, उनके परिवार में उन्होंने चुनाव लड़े, उन्होंने अपने आप को कमीशन एजेंट पहले और अपने आप को किसान बाद में बताया। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा विस्तार में जाने का मैं आपको जैसे कह रहा था कि लोग भगा रहे हैं, तो ये भी एक उदाहरण है लोगों को भगाने का। बहरहाल इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपके चैनल के ऊपर मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और किसी प्रकार की कोई भी बात मैंने कही उसके अंदर झूठ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसके अंदर निकल के आती है वो कहते हैं कि साहब सिविल कोर्ट का तो हमेशा रखा होता है, पर जो एसडीएम के माध्यम से यदि आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपके पास इसका रेजोल्यूशन आता है तो दीवानी मुकदमों में हम अक्सर सुनते हैं कि लोग दीवाने हो जाते हैं, तो दीवाना करने के लिए कोई किसी प्रकार की यहाँ पे चेष्टा नहीं, यहाँ पे प्रयास ये है कि किसान को उसकी फसल का पैसा, उसका लाभ समयबद्ध तरीके से मिले और उसके लिए प्रणालियां तय की गई हैं। और अभी मैं आपके लिए एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये केवल अध्यादेश है, अध्यादेशों के ऊपर अभी इन्होंने एक्ट के अंदर तब्दील होना है, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा विधानसभा में भी लोकसभा में भी होगी। और रमेश जी के पार्टी के कुछ वहाँ पे सांसद हैं जो इस विषय के ऊपर जो अगर कोई आपत्ति है तो विस्तृत चर्चा के बाद जो वहाँ पर चर्चा होकर के उसमें कुछ किए भी जा सकते हैं, बातों को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। एक मिनट, मैं जरा और भी मेहमान है, अमित जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेता हूँ। अमित जी, हाँ ठीक है, मैं ये करके जरा अमित जी, अब इसमें क्या लग रहा है आपको, राजनीति इसमें ज्यादा हो रही है, बात किसानों के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है? देखिए, निश्चित रूप पे राजनीति तो हो ही रही है शुभेंदु। आपने पक्ष सुना सरकार का, तो उसमें प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से बयानबाजी आ रही है डिबेट में, तो वो कोई संवैधानिक पद नहीं है, सरकार की तरफ से आए तो स्वागत है, अच्छी बात है। तो इसमें पार्टीबाजी तो होनी है, राजनीति तो होनी तय है, तो ये तो प्रमाण है। तो उसमें तो बात ये है कि किसान का भला कैसे हो, हमारी प्राथमिकता ये है, हमें पार्टीबाजी में नहीं पड़ना, भला कैसे हो। तो उसमें एक बड़ी बहसबाजी हो रही है कि जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है, कंसोलेशन ऑफिसर, वो एसडीएम होगा हर जगह। ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एसडीएम है हमारे यहाँ, तो उनके पास पहले से वर्कलोड इतना ज्यादा है, तो उनके पास इन चीजों के लिए समय ही नहीं है, पहली बात। क्योंकि इतने मुकदमे हैं जो एसडीएम की कोर्ट में, वो नहीं सुलझते, तो ये कैसे सुलझ जाएंगे? पहली बात तो इसके लिए तो नया ही सेटअप बनाना पड़ेगा इनको, इससे बात नहीं बनने वाली। हाँ, दूसरी बात ये है कि इसमें नेगोशिएशन का भी मामला रहेगा। भाई, जो ज्यादा अच्छी नेगोशिएशन करेगा वो अपना भाव ले रहेगा। ठीक है। उसमें चाहे वो नेगोशिएशन करने वाली पार्टी अगर किसान है, अगर वो अच्छी नेगोशिएशन कर सकता है तो वो उसमें रहेगा, प्लस में रहेगा। अगर कंपनी है जो उपज खरीदेगी, वो अच्छी नेगोशिएशन करेगी तो वो फायदे में रहेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जो बड़े किसान हैं, हो सकता है वो रिसोर्सफुल हों, वो अच्छे नेगोशिएशन कर ले, उनको तो हो सकता है लाभ हो जाए। लेकिन जो छोटे किसान है, सीमांत किसान जिसको बोलते हैं, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, वो बेचारे उनको तो देनी ही पड़ेगी। वो इस स्थिति में नहीं है कि वो मोल भाव कर सके, वो तो जो कंपनी चाहेगी उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास फौज है पूरी कंपनी के पास। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। ठीक है, अच्छे एक्सपर्ट हैं। ठीक है सर। और दूसरी बात एक और, ठीक है, मैं रमेश जी आता हूँ, आपसे जवाब लूंगा। एक राणा साहब ठीक कह रहे हैं। अभी 10 तारीख को जो किसान रैली है कुछ क्षेत्र में, उसके लिए भी वहाँ के एसडीएम ने कह दिया भैया पर्चा दर्ज करेंगे जो किसान वहाँ है। सुनिए तो क्या किसान तो इतना भोला भाला है बेचारा, वो एसडीएम के पास जाने से डरेगा? तो किसान कहाँ जाएगा? दूसरा कर रहे हैं आप। सुन लो, पहले सुनो मेरी बात। देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि आप सुनिए जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जो रेजोल्यूशन अफसर है उसके पास जाने रमनीक जी मैं बता रहा हूँ ना आपको, रमनीक जी हमें मेरा समझ होना। दूसरा, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सहमत तो आप कभी होते नहीं भाई साहब, किसी बोले सहमत कहाँ होते हैं। और हर एक आपके सार्थक प्रश्न का मैंने सार्थक उत्तर देने की, देखिए ये अगर आप ये इसको कहते हैं शुभेंदु की भ्रम फैलाना, इसको कहते हैं भ्रम फैलाना। शुभेंदु जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी रमणीक मान ने किसान फसल बीमा योजना की बात करी। फसल बीमा योजना पे जो गेहूं की फसल बोई गई थी उसमें ओलावृष्टि हुई, उसमें 3 बार बारिश हुई, किसानों ने 2 बार फसल बोई। क्या उसका पैसा किसानों को मिला? क्या किसान एसडीएम के पास जाने से डरेगा?
अरे एसडीएम भी तो किसान का बेटा है, हमारे समाज में से तो आए हैं सभी अधिकारी, तो बाहर से आए क्या? अगर वो किसान का बेटा है तो 10 तारीख को किसान रैली कर रहे हैं। ये आप रमणीक जी मुझे एक बात बताओ, आप पहले मालूम है क्यों करेगा किसान? एसडीएम के पास कितनी, अरे अपने हक के लिए लड़ने के लिए किसान कोर्ट में जा सकता है। अरे 10 तारीख को रैली जो कुरुक्षेत्र में हो रही है उसके लिए एसडीएम का बैंक बड़ा अपना। किसान बताइए, आप बताइए क्यों करेगा? आप भ्रम ना, ये आप पूछ रहे थे ना मेरे मित्र कि भ्रम को ये ऐसे बनाया जाता है भ्रम। भाई साहब 10 तारीख को जो कुरुक्षेत्र में रैली हो रही है, एसडीएफ के बयान सुने आपने? जो किसान वहां जाएगा उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा। आप बात समझिए, क्या समझे? नहीं, कोविड के कारण सिर्फ रमणीक जी, कोविड के कारण क्या? दूसरी बात है, जो फसल बीमा योजना में लोगों को अब तक पैसा नहीं मिला, फॉलो करनी पड़ेगी कि दूसरा सरकार के हाथ में कुछ नहीं। शुभेंदु जी, 1990 में जो WHO ने जो प्रावधान किया है, अर्थशास्त्रियों ने जो प्रावधान किया है, जो ये तीनों पॉइंट है उसी पॉइंट में 1990 का प्रावधान है। किसान विरोधी कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। चलिए ठीक है, किसान के कोई नहीं चाहते किसान का भला हो देश में। सुखबीर जी, शुभेंदु जी, हालांकि आज इस डिबेट में भावांतर भरपाई योजना का कोई विषय नहीं था, छोड़ दीजिए सर। नहीं, अरे फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस बात को लाए जो कि आप क्यों शामिल कर रहे हैं? नहीं, मैं उससे आधारित सवाल पूछ रहा हूं ना। आज ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त उत्तर भारत में जो कपास बर्बाद हुई है और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोणों में हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्या यही सरकार है? क्या ये किसान हितैषी सरकार है? अरे आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए। वो किसानों के हितैषी नहीं है, वो पूंजीपतियों के पोषक है। और इसीलिए आज कपास का किसान जिस प्रकार से बर्बाद हुआ है और जिस प्रकार से आप उसमें संज्ञान नहीं ले रहे, आने वाले समय में इस प्रदेश का और इस उत्तर भारत का किसान आपको सबक सिखाएगा। आप इस बात को याद रखना। ठीक है रमेश जी, फाइनल कमेंट। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, जरा जल्दी से कमेंट ले लेता हूं मैं। रमेश जी, और कितना है मैं बताता हूँ, हरियाणा में है 340 रुपए गन्ने का रेट। रमेश मैं गन्ने की बातें नहीं कर रहा हूँ। आपने किसान जो कपास के किसान है, जो कपास की फसल बर्बाद हुई है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है? आप जवाब दे दें। आप किसान एक करके प्लीज, एक करके देखिए, पूरी डिबेट को बहुत अच्छे से संचालित किया, बहुत अच्छे से चली है, बहुत अच्छे से आप सभी ने बात रखी है। एक करके सर, एक करके। रमेश मामा जी, ठीक है सर। हरियाणा के अंदर 12 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, एक तो जो ठीक है सर। रमणीक जी, पूछेंगे कपास के किसानों को सरकार ने क्या दिया जो आज बर्बाद हो गए और दूसरी दिक्कतों से? अभी अमित जी ने देखिए, मैं देख रहा हूँ कि उनको रमेश जी जो है, रमेश जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते से जुड़े, मैं इनको किसान नेता समझ रहा था बहुत देर तक। तो कांग्रेस पार्टी के, तो आप मेरे को एक बात बताइए साहब कि जिस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और वो एक कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या लागू करवा दिया, उन्होंने क्या किया? चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, एक करके सर। और भी मेहमान है, और भी मेहमान है। अतर सिंह जी, एक मिनट बस, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मैं आपको मौका दूंगा। रमेश जी जरा जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फाइनल कमेंट है, जल्दी से। हाँ जी सर, 10 सेकंड सर। एक तो जो अमित जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इसमें 90% जो जमींदार हैं वो 1 या 2 एकड़ के मालिक हैं, उनका शोषण होएगा। और जो बड़े जमींदार हैं वो थोड़ा बहुत इसमें मुनाफा नेगोशिएट कर लेंगे। मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ। और जब भाजपा इस तरह के अध्यादेश लेके आती है तो ठीक है सर, समय हो गया आपका पूरा। ठीक है अमित जी, प्रोटेस्ट ना करें। अमित नेहरा जी, हाँ जी, तो ये किसान विरोधी फाइनल इसका कंक्लूड क्या निकलता है? इसमें कुछ चेंजेस कहां पर गुंजाइश नजर आ रही है? अमित जी, देखिए शुभेंदु, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि हमें सभी को किसान के भले की सोचनी है। तो सरकार की मंशा पे शक नहीं है हमें, लेकिन ये है कि जो इम्प्लीमेंट होगा उसका असर क्या होगा ये देखना जरूरी है। अभी एक बात कही अतर सिंह संधू ने, जो बात कही, हालांकि मुझे इस बात का ज्यादा नहीं पता, उसमें ये उन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी कंपनी, उस पे बैंक लोन दे सकता है कंपनी को, लेकिन किसान को अपनी फसल पे लोन नहीं मिल सकता। अगर सरकार ये प्रोविजन डाल दे कि जब यार कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोन दे
सकते तो किसान अपनी फसल पे लोन क्यों नहीं ले सकता? तो आधी समस्या तो वैसे ही पूरी हो जाएंगी, क्योंकि किसान जो ऋण के चंगुल में फंसा है वो इसी के कारण फंसा है। ठीक है, अतर सिंह जी, अगर सरकार इसी को कर दे तो आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी। गन्ने की फसल की प्राय के बारे में कहा, भाई गन्ने का हमने सारा पैसा दे दिया, पूरे हरियाणा के गन्ना शुगर मिलों ने लिया नहीं, लोगों ने इकबालपुर शुगर मिल में यूपी में गन्ना डाला। कौन से प्रदेश में है? मेरी बात सुनो, 4.5 जी, मुझे कहने तो दो, मुझे कहने तो दो भाई साहब, 44.5 करोड़ रुपया, आप मुझे जवाब दे दो, 44.5 करोड़ रुपया इकबालपुर शुगर मिल में हरियाणा के किसानों का पेंडिंग है। क्या बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी बनती है? सरकार बीजेपी की यूपी में भी है, वो हरियाणा के किसानों का पैसा निकलवाते हैं। चलिए ठीक है, ये जवाब लेंगे सुखबीर जी, बहुत जल्दी सुखबीर जी। ठीक है तरसिंह जी, बहुत जल्दी। इस सारी चर्चा में जो बात निकल के आई वो ये है कि ये तीनों के तीनों अध्यादेश कहीं ना कहीं किसान विरोधी हैं और पूंजीपतियों के पोषक हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं उचित तरीके से। ठीक है रमणीक जी, जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है के लिए मौत का वारंट ठीक है, जो ये बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, रमणीक जी अब इन सभी को कैसे शांत किया जाएगा, किसानों को कैसे समझाया जाएगा? रमणीक जी, फाइनल कमेंट। कि मौत का वारंट होगा विरोधी, और बताइए तो सही कैसे? आप एक बिंदु ऐसा बता नहीं पाए। आपको हर बिंदु पे हर बात पूछी गई है, आपने आईवास करने का काम कर दिया। आप इस देश और प्रदेश के किसानों के साथ चलिए ठीक है, ठीक है, मुझे माफी के साथ सभी को रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। लेकिन यहां पर एक चीज तो साफ है कि किसानों को लेकर के जो परेशानियां हैं वो एक तरफ है, राजनीति दूसरी तरफ है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।